हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के इस चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। कल रात से, आज सुबह से, आज दोपहर से, आज शाम हो गई। ये पूरे 3-4 वक्तों में हमें सिर्फ एक खबर दिखाई दे रही है, एक खबर सुनाई दे रही है कि हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। एक अंधकार सा हमारे सामने छा गया कल रात से ही, और बहुत सारे मिले जुले फीलिंग्स और मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कुछ ने कहा अच्छा हुआ, कुछ ने कहा खराब हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। हालांकि एक इतनी जिम्मेदार, एक इतनी क्रेडिबल एजेंसी एनटीए, उससे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी हाल ही में नीट का एग्जामिनेशन भी एक स्कैम में चला गया और उसके बाद इन्होंने एनसीईटी के एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया। और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि शायद यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए। अगर हो जाता तो मे भी ये जो कुछ भी हुआ है, इसके चांसेस नील हो जाते या बहुत कम हो जाते। और अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे एग्जामिनेशन के, और 24 घंटे पहले ही ये खबर आ गई कि एग्जामिनेशन लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। ये सारी बातें एक तरफ रख दीजिए। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, वो हमारा पास्ट था। और जैसा कि मैं कहता हूं, मैंने कहा भी है कि जो अक्लमंद आदमी होता है वो किसी नुकसान के होने पे या किसी चीज के खो जाने पे थोड़ी देर के लिए पछतावा उसको होता है, थोड़ी देर के लिए उसको शर्मिंदगी होती है, या थोड़ी देर के लिए उसको बहुत ही रिग्रेट फील होता है। मगर अक्लमंद आदमी क्या करता है, जो भी हो चुका है और जो हुआ है वो हमारे हाथ में तो था नहीं। ठीक है, हमारे जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने क्या 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठे थे और 11,21,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। सबके साथ ये प्रतिक्रिया है और सबके साथ सबका ही जो मेंटल लेवल है वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा, और है भी। मैं आपके दर्द से बिल्कुल वाकिफ हूं, मैं आपके दर्द तक जा सकता हूं, मैं आपके साथ मेरी हमदर्दी जुड़ी हुई है। लेकिन इन सब में रोने गाने से, नौहा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। हमें फ्यूचर देखना है। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और हम ये उम्मीद भी करेंगे कि जिस तरीके से हमारी प्रतिक्रियाएं हुई हैं और जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट वाला माहौल बना हुआ है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब ये देखने की बात है कौन सी एजेंसी या कौन सा फर्म हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा, जो भी कराए। लेकिन मेरी उनसे ये गुजारिश है और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इस एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द करवा दिया जाए, क्योंकि 17 जुलाई 18 जुलाई से आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाते हैं एडमिशन्स के लिए। तो फर्दर जिनको हायर स्टडीज में, जैसे पीएचडी में जिसको एडमिशन लेना हो, तो उनके लिए भी सहूलत हो जाए समय पर रहते ही। हालांकि अब तो भैंस पानी में चली गई है, लेकिन अब चली गई है तो अब जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो हम कर सकते हैं वो ये कर दें कि हमारा एग्जामिनेशन जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा उसमें डिले ना हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा सफ़र करना ना पड़े। तो ये तो एक था डार्क साइड। एग्जामिनेशन कैंसिल होने में एक आशा की किरण ये दिखती है कि जिसका एग्जाम खराब हुआ होगा, या जिनको ये लगता था, जो ये तैयारी कर रहे थे कि इस बार नहीं हुआ, चलो दिसंबर में देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम और मिल गया कि आप और अपने आप को, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें या रिवाइज कर सकें, और उन मटेरियल्स को, उन कंटेंट्स को, उन टॉपिक्स को जो आप नहीं कर पाए थे या जो आपको मुश्किल लग रहे थे, उनके लिए आपको और टाइम मिल गया है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मुझे यहां पर पॉजिटिव फैक्टर दिख रहा है, ठीक है, हमने बहुत सारी बातें कर ली, ये हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये सारी चीजें हो गई, मैं ये इस वजह से यहां पर नहीं आया हूं। मैं आया हूं इसकी पॉजिटिव साइड लेके, क्योंकि कब तक हम किसी चीज को कोसेंगे जो हमारे हाथ में बात नहीं है या जो हम नहीं कर सकते, उसको कोसना फिर कोई फायदा नहीं होगा। जरूरत यह है कि हम उस पर काम करें जिसको हम कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव साइड है।
हमको इस पे बात करनी है। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया, चूंकि इतने साल बाद ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने हैं, किस तरीके से आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, ये बहुत सारी बातें हम एग्जामिनेशन से पहले कर रहे थे। अब आपके पास एग्जाम का पेपर भी है, ठीक है। एग्जाम के पेपर से आपको एक अंदाजा, आपको एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि किस तरीके का लेवल रह सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चंस के फॉर्मेट और क्वेश्चन का नेचर, एग्जामिनेशन का नेचर भी आपको उन क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उनको पीछे रखते हुए, ये सब आप देख ही रहे होंगे, ये नोटिस वगैरह यहां पे लगी हुई है, उनको पीछे रखते हुए मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूं आपके सामने। मेरे सामने पेपर था, एक तो पेपर 2 मेरा जो अपना एजुकेशन का है, और पेपर 1 जो जनरल सबके लिए। कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे दिखे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं एनटीए की या एग्जामिनर के माइंडसेट को कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आने के चांसेस बन रहे हैं, या नेक्स्ट जब भी एग्जाम होगा हमें उन क्वेश्चंस के आधार पे या उन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल के आधार पे उससे ऊपर की तैयारी करनी है, ना कि उससे नीचे की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस टफ भी थे, बहुत सारे इजी भी थे। तो इन टफ और इजी को जब हमने एवरेज निकाला तो पता क्या चला कि ओवरऑल जो सिनेरियो बनता है हमारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का, वो है मॉडरेट लेवल का, ठीक है। जल्दी से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पे हाईलाइट भी कर रखे हुए हैं, तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि हमको यह पता चल जाए कि क्वेश्चंस और एरियाज कहां पे ज्यादा एफर्ट मांग रहे हैं, ठीक है। किस एरिया में हमें ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता थी, जहां पे हमने नहीं की, बट अभी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है कि क्वेश्चन पेपर हमको मिल गया है, और कई चैनल्स ने, हमने भी एनालिसिस भी कर लिया है। उससे आपको कुछ एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चंस का अंदाजा हो गया होगा कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हैं, इतने गलत हैं, और जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं उसके बारे में भी आपने एनालिसिस वाले हमारे एपिसोड में देखा भी होगा, ठीक है। तो चलिए जरा यहां से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने, सबसे पहले मैं पेपर 1 को देखूंगा। ये आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ये तो अच्छा, डीआई जो आया था वो लेंथी था। डीआई के लेंथ का मतलब आप ये मत लगाइएगा कि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा थी, कैलकुलेशन ज्यादा थी। हालांकि बहुत इजी कैलकुलेशन थी, लेकिन कैलकुलेशंस लेंथी थी, ठीक है। तो ये हो गया डीआई की बात। जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं आज आया हूं आपके सामने, आपको थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि आप इन सारे जो कियोस मचा हुआ है कल रात से, उससे निकल के अपने फ्यूचर का सोचें। क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब हमको फ्यूचर का सोचना है। हमारे पास एक अटेम्प्ट फिर से मिल गया है, और हम जो छूट गया था अब उसको रगड़ के हम तैयार करके फिर से जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं हाईलाइट कर रखा हूं कि आप इसके बारे में देखें, समझें और जानें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है बेटा, ये स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है। और स्वयं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसके क्वाड्रेंट पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेंट आपको पेपर 2 में भी देखने को मिले हैं। क्वाड्रेंट आपको पेपर 2 में भी देखने को मिले हैं, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आपको क्वाड्रेंट देखने को मिला है, राइट। तो अब क्या यहां से समझ में आया कि जब दोनों पेपर में आ रहा है तो स्वयं इंपॉर्टेंट हो गया है, स्वयं में ही इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपको स्वयं को फिर से और अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने कौन सा यहां पे आपके लिए मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, यस, जीईआर। ये जीईआर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इससे पहले तो अब पढ़ लीजिएगा कि जीईआर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। इसी पॉलिसी में ये सारी बातें की गई हैं, जीईआर की भी बात की गई है, ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की। इज दैट क्लियर?
जिसका जवाब था 18 से 23 साल। एक क्वेश्चन यहां से बन गया आपका एनईपी से, ठीक है। देखिए ये फिर से स्वयं आ गया और यहां पर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पूछ लिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के बारे में, ये 7 होते हैं, आपको याद होने चाहिए। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट बाय स्वयं, ये है, ठीक है। एनपीटेल है, ये मैनेजमेंट के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए होता है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, और कंसोर्टियम ये यूजी के लिए होता है। ये नहीं होता है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट टीचर नहीं होता है। तो क्वाड्रेंट से एक क्वेश्चन आपका बना स्वयं में, एक क्वेश्चन बना आपका नेशनल कोऑर्डिनेटर से। नेक्स्ट आते हैं वैलिडिटी से क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिसर्च की, रिसर्च एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। वैलिडिटी इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है जब हम मैराथन कर रहे थे, तो आपको वैलिडिटी भी पढ़ के जाना है। वैलिडिटी और थ्रेट, थ्रेट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। थ्रेट अगर आप देखें तो एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं तो पेपर 2 में उनको थ्रेट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कह रहा हूं हो सकता हो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस टॉपिक को तैयार करके गए होंगे, मगर जो नहीं करके गए हैं और उनको अनएक्सपेक्टेड ये क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी, उनको ये जरूरत होगी अब कि वो इस तरीके से वैलिडिटी और थ्रेट वेरेट वाले क्वेश्चंस देख के जाएं। राइट, आगे चलिए। बहुत ज्यादा लंबा हम ये सेशन नहीं करने वाले हैं, मैं बस आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूं कि आपको एक मौका और मिल रहा है, तो उस मौके में जो गैप्स हमारे रह गए हैं उसको आप किस तरीके से फिल करेंगे। 19th क्वेश्चन देख रहे हैं, रिसर्च डिसर्टेशन के क्या पूछ लिए हैं इसने, सेक्शंस पूछ लिए हैं। कैसे सेक्शंस क्या होता है, कौन सा पहले होगा कौन से बाद में होगा। अब इसी की तरह रिसर्च प्रपोजल पूछ लिया आपका, किसमें किसने पूछ लिया बेटा, पेपर 2 एजुकेशन में। तो एजुकेशन के जो सब्जेक्ट, एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च प्रपोजल भी वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या चीज याद रखने वाली, सीक्वेंस या सेक्शन, ये पढ़ के जाएं, क्योंकि सीक्वेंस और सेक्शन के कई क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हुए हैं हमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग refers the sampling approach structured observation whereby a sampled individual is observed। यहां पे आपको सैंपलिंग पढ़ के जानी है। सैंपलिंग तो हर बार आती है, वो एवरग्रीन है, तो जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा था वो लोग अच्छे से पढ़ लें, और जिन लोगों ने पढ़ा था वो भी और अच्छे से इसको पढ़ लें, तैयार कर लें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसए, ये करंट अफेयर्स का है। इसका सेंटर कहां पे है, हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, गुरुग्राम में है। राइट, ये पीडीई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अलायंस वाले क्वेश्चंस। यही इतने क्वेश्चंस हैं शायद। ये देख रहे हैं, ये बेस वाले क्वेश्चन आपको दोनों ही शिफ्ट में मिले हैं। ये जो बेस वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको दोनों ही शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिला है। तो बेस वाले क्वेश्चन भी आप करके जाएं मैथमेटिक्स में, ठीक। ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको फर्स्ट मीटिंग में भी देखने को मिला है। आई थिंक दिस इज इट। कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। एसडीजी एमडीजी आप पढ़ के गए होंगे, और आपको पढ़ के भी जाना है एसडीजी, क्योंकि एसडीजी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में मिलेगा। हाँ, ये कहाँ गया, स्टेक, ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शन, पीडीई है, इंपॉर्टेंट यूनिट है पीडीई। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी और क्लासरूम टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ के गए थे तो इस बार आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी पैटर्न पे आएगा, हो सकता है पैटर्न और टफ हो जाए, हो सकता है ये पैटर्न भी चेंज कर दे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे जो रह गई थी चीज़ें उनको हम और अच्छे से तैयार करके जाएं। पेपर 2 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के, उनके लिए कुछ एक आध नसीहत यहाँ पर है इस पेपर में। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन में मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी आपको, इजीली ये नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इजीली नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, ये क्वेश्चन नंबर 55, ये तो कंफ्यूजिंग है, इसके जो लिस्ट 2 है, तो इसीलिए जब आपको ये क्लियर होगा। अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि लीडरशिप वाली जो आपकी यूनिट है, इससे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं। लीडरशिप वाली जो यूनिट है, इससे रिलेटेड आपके बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आपके बड़े ही कॉन्सेप्चुअल आए हैं जो लीडरशिप वाली यूनिट थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। देखो सीक्वेंस, ये मैंने फर्स्ट पेपर के लिए भी अभी आपको बताया कि सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंसिंग पूछ रहा है, कई बातों कई टॉपिक्स जो है वो सीक्वेंसिंग के हैं। नेक्स्ट है आपका हेबरमास, ये भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हेबरमास के बारे में, तो ये मैंने आपको बताया था, टीपीसी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये टॉपिक थोड़ा सा आपको होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, इसलिए मैंने इसको रेड से लगाया कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि स्टैंड ये फीचर पूछ लेगा, यहां पे क्या करेगा, फीचर पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरीके से ये सोशल प्रॉब्लम अप्रोच है, इजीली आप यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, झट से हम इसको खत्म करते हैं सेशन को। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स पोर्टफोलियो, ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि इसमें आप एक्टिविटी बेस्ड लगाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस लगाएंगे। इसमें भी समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने जो अनुमान लगाया था क्वेश्चन नंबर 62(1) मुझे सही लगा था, राइट। जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन ऊपर गया, फ्रॉइड, इसमें भी ये फीचर्स बताया गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है कि जिसमें लव और ये सब हो। क्या कर दिया, यहां पे भी इस स्टेज का फीचर बता देते हैं, फिर वो स्टेज आपको बतानी होती है। नेक्स्ट है आपका मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था क्लास में। नेक्स्ट फिर से वो MOOC से रिलेटेड, ये देखिए आ गया, ये स्वयं का ही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्वयं का ही है, स्वयं से ही रिलेटेड है ये। यूजीसी भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, एनपीटेल भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ये भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है और इग्नू भी नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो स्वयं आपके दोनों में आएगा और दोनों में ही यूजफुल है ये। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो रिसर्च का जो पार्ट है वो एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इसका फायदा मिलने वाला है। चलिए मेरे ख्याल से बस इतना ही है। ये बुद्धिस्ट, ये देखिए बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से हमेशा नए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये इस बार का परसों का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ये क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड आप उसको पूरा पढ़ के इस बार जाइएगा, और इस बार थोड़ा सा आपको अवेयर होके भी जाना है, ठीक। पॉलो फ्रेरे इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस रेगुलर देखे जाते हैं, ठीक। आगे चले, रिसर्च प्रपोजल, देखिए यहां पे भी सीक्वेंस या फिर स्टेप्स पूछ लिया रिसर्च प्रपोजल का, और पहले क्या था, रिसर्च डिसर्टेशन के बारे में सीक्वेंस पूछी गई थी पेपर 1 में, तो ये सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस भी फ्रीक्वेंट है। उपनिषद था वो, ये जो उपनिषद वाला क्वेश्चन था, कोश और उपनिषद, कोश वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। चलिए आगे चलें, आई थिंक बस इतना ही होना चाहिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस इज अ पब्लिक टूल विच इनेबल्स रीयूजर टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, अडैप्ट, बिल्ड अपॉन द मटेरियल इन एनी मीडियम और फॉर्मेट विद नो कंडीशन, तो इसका सही जवाब होगा CCO। मैंने बताया भी था कि नो का मतलब 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर ये CCO हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इट।
जैसा कि आपने देखा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लिया था आपकी समझ के लिए कि आप अगली बार भी तैयार होके जाएं और क्वेश्चंस को देख लें। तो बिना किसी मलाल के और बिना किसी तकलीफ के, ठीक है, अब अपनी तैयारी करते रहिए दुगनी जोश के साथ, क्योंकि अब आपको टाइम मिल गया है। जो गलत किया था उसको अब सही करके हम आएंगे। और हमारी यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू की पूरी टीम आपके साथ हमेशा है, हमेशा खड़ी हुई है। किसी भी तरीके की असिस्टेंस, किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसमें मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे मटेरियल हम प्रोवाइड कर पाएँ, जैसा कि हमारी जो क्वालिटी है कि हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उनसे आए हैं, हाँ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपने कई क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लिए होंगे। हमारी मेहनत लगातार जारी है आपके साथ, और जो पूरी सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।